Morning students, today I am going to teach you a new poetry by Sylvia Plath, that is Parda. So what does Parda means? Parda means a curtain or screen. Naqab. You understand Naqab? Most of the women in Muslim society and Oriental society used to do Parda, घूंघट, नकाब, whatever. तो इतना आप समझ गए कि ये पर्दा उस पर्दे की बात हो रही है जो नकाब होता है. तो ये किस चीज़ की बात हो रही है एक्चुअली सर्विट्यूड की बात हो रही है, गुलामी की बात हो रही है, जो औरतों की गुलामी की बात होगी. इसमें आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी का प्रेशर दिखाई देगा औरतों पे अनसेट सा. फिर आप शुरू करते हैं. तो हम शुरू करते हैं. इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, फिर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इस स्टैंजा में क्या हो रहा है और उस स्टैंजा में क्या हो रहा है. सो द क्रेडिट ऑफ एडवांसिंग द genre of confessional poetry definitely goes to Sylvia Plath. She is best known for her published work The Colossus and Other Poems and Ariel. So are you understanding what I am saying? जो क्रेडिट है आपको इतना समझ में आ गया हो, कन्फेशनल पोइट्री का जो जॉनरा है वो एक तरह से सिल्विया प्लाथ उसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं, उन्हें ही मिला है इसका. और उनकी दो बेस्ट नोन पोइट्री में जो है वो पब्लिश वर्क है वो है कोलोसस एंड अदर पोएम्स एंड एरियल. फिर क्या होता है, सिल्विया प्लाथ वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ अ नावल टाइटल्ड द बेल जार. It is a semi-autobiographical novel that was published a very short time period before her death. Sylvia Plath was awarded a posthumous Pulitzer Prize for her book The Collected Poems. The present poem Parda by Sylvia Plath was published after the death of the poetess. It was first published in the anthology Winter Tree in 1971. तो ये आप समझ गए कि उनको अपनी डेथ के बाद पोस्टहमसली अपनी डेथ के बाद उनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था. और ये जो पोएम है ना, ये उनकी डेथ के कुछ दिनों बाद पब्लिश हुई थी और वो थी विंटर ट्रीज़. एंथोलॉजी जो थी वो विंटर ट्रीज़ के नाम की थी, जिसमें 1971 में ये पब्लिश हुई. सिल्विया प्लाथ्स हस्बैंड टेड हग्स once mentioned that Parda was supposed to be published in the anthology called Ariel. The poem was first dated 29th October 1962 by Sylvia Plath. This much you have understood. The poem explores several themes that are also found in many of the poet's other poems. तो आपको पता है सिल्विया प्लाथ के बारे में कि उनकी थीम क्या होती है. डिप्रेशन होता है बेसिकली, सेक्सिज्म होता है और पैट्रियार्की पे होता है. तो उनके अदर थीम्स पे उन्होंने और भी कुछ लिखा हुआ है पहले, तो उसी थीम पे फिर भी ये निर्धारित करती है. फिर भी ये ऐसी सर्विट्यूड ऑफ वुमेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम. द पोएटेस हैज़ tried to show that पर्दा a veil is meant of perpetuating the servitude of women. उसने ये बताने की कोशिश की है, ये जो घूंघट है ना, ये जो पर्दा है ना, ये एक तरह से गुलामी की निशानी है औरतों की, और जो कि इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है. उसने ये शो करने की कोशिश की है कि ये पर्दा डालने के बाद हम एक तरह से अपने ऊपर एक ठप्पा लगा लेते हैं कि हम गुलाम हैं. तो इसने सर्विट्यूड मतलब गुलामी, मतलब सर्वडम, मतलब सर्फुड, मतलब स्लेवरी, उसके बारे में बात की. किसकी? औरतों की. पोएट्स द अदर थीम दैट द पोएट्स एक्सप्लोर इज़ द थीम ऑफ फाइटिंग बैक. Towards the concluding part of the poem, the speaker says that the parda-clad woman becomes the lioness. ऐसा होता है कि एक तो थीम ये हो गई कि आप पहले शुरुआत में जब आप इसे पढ़ेंगे ना, तो आपको वो थीम दिखाई देगी जब लेडी जो है वो बिल्कुल दबी हुई है, सहमी हुई है, गुलामी कर रही है. और लास्ट की कुछ लाइन्स में आप देखेंगे जब वो एक लायनेस की तरह, एक शेरनी की तरह आती है निकल के बाहर, उसकी पर्सनालिटी. तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी. इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम द टोन अपीयर्स टू बी ऑफ हेल्पलेसनेस बट इवेंचुअली टर्न्स इनटू एंगर एंड होप. शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि हेल्पलेसनेस की टोन है, उसकी अपनी थॉट्स बहुत दबी हुई है, बहुत घबराई हुई है. वो कहती है कि हस्बैंड अगर कमेंट ना करे उसकी किसी चीज़ पे, तब उसको लगता है कि हाँ आप ठीक है, वो चैन की सांस लेती है. लेकिन बाद में वो एक लाइनेस की तरह बाहर आती है. Generally, the most critics and reviewer believe that the poem Parda was inspired by a jade of figurine of a woman. ठीक है. फिर
The speaker is probably referring to a woman who is sitting cross-legged with a smile on her face on a costly stone. ये एक ऐसी औरत की कहानी है, एक ऐसी लेडी स्पीक कर रही है, एक ऐसी औरत बोल रही है जो कि एक बहुत ही महंगे से पत्थर पे क्रॉस लेग करके अपने पैरों को बैठी हुई है और वो सोच रही है कुछ. द वुमेन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ रिप्रेजेंटेशन. वो अपने खुद की हालात के बारे में और अपने खुद के रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही कि मैं खुद क्या हूँ. फिर वो बात करती है और कहती है, लुकिंग एट द स्टोन द वुमेन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इम्प्रेशनलिस्टिक इम्प्रेशंस वर्क ऑन एन आर्ट फैक्ट. तो वो क्या करती है, अपने वो स्टोन्स पे देखते हुए, अपने बात करते हुए वो अपने बारे में जानने की कोशिश करती है कि उसका क्या है लाइफ में, एक उसका अपने दिमाग पे क्या इम्प्रेशन है, उसका इम्प्रेशन दुनिया में क्या है. फिर क्या होता है, लुकिंग एट ये हो गया. फिर आपको मैं बताऊं कि द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स आफ्टर द लूनर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन शी बिगिंस टू थिंक अबाउट वेरिंग क्वालिटीज़ ऑफ द सेम. पहले तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना, उसका व्यक्तित्व कमज़ोर सा, फ्रेजाइल सा, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है अपने होने का, एक औरत होने का एक फ्रेजाइल सा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, लूनर कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कि प्रोमिनेंट नहीं होता, जो कि परमानेंट नहीं होता, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसके बारे में बात बताती है. और अपने आप को पर्दे में रखने की क्वालिटीज़ के बारे में बताती है कि उससे क्या बताया गया है कि वो पर्दे में रहेगी तो उसे क्या मिलेगा या उसे कैसा माना जाएगा. इन द मून लाइट द स्पीकर कंपेयर्स हर सेल्फ विद अ मिरर. और वो अपने आप को एक मिरर से कंपेयर करती है. अच्छा, मिरर से कंपेयर करने का क्या मतलब है? When the husband arrives, it represents the restrictive sense of the पर्दा और the veil itself. वो अपने आप को एक मिरर से रिप्रेजेंट करती है. मिरर का रिप्रेजेंटेशन मतलब ये है कि ये जो वर्ल्ड है वो हमें अपना एक मिरर समझता है. अगर हम उसे उसकी जैसी छवि दिखाएंगे, जैसा वो अपने बारे में सोचता है, अगर हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हम एक मिरर इमेज कैरी करेंगे. वो जैसा देखना चाहता है हम उसे वैसा दिखाएंगे दुनिया, तो वो हमें मतलब सही रहेगा हमारे साथ. वो हमें ऑड बातें अगर हम बताएंगे, अगर कोई किसी की इमेज या हस्बैंड की इमेज अपने बारे में बहुत अच्छी है और हम उसे कुछ ख़राब बता रहे कि नहीं तुम्हारे अंदर ये बात अच्छी नहीं है, तो वो उसे हैप्पी नहीं करेगा. आपको एक मिरर की तरह स्टैंड करना पड़ेगा ताकि आप उसकी जो वो अपने बारे में अच्छी बातें समझता है वही आपको उसे बतानी है, लेकिन उसके अलग सोच नहीं रखनी है. तो वही अपने आप को एक तरह से सिम्बॉलिज़म है मिरर का. वो ये कहती है कि यू हैव टू बी, शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ विद अ मिरर. When the husband arrives, he represent the restrictive sense of पर्दा और the veil. और जब हस्बैंड आ जाता है तब उसे उस पर्दा और वेल की असलियत पता चलती है, उसको रिस्ट्रिक्शन पता चलता है कि उसे रखना ही रखना है. आफ्टर द अराइवल ऑफ हर हस्बैंड द वुमेन इन पर्दा और वेल इज टर्न इनटू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द पेट्स. और जब हस्बैंड आ जाता है तो जो पर्दे में रहने वाली औरत है ना, वो अपने आप को अब किससे कंपेयर करती है? अपने पेट से, जानवरों से कंपेयर करती है, चिड़ियाओं से कंपेयर करती है. वो चिड़ियाँ जो कि अब बोल नहीं सकती, अब केज में बैठी हैं मगर गाना नहीं गाएंगी. मतलब हम अपनी इनर वॉइस, जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी इनर वॉइस को बाहर लाने की हिम्मत नहीं कर सकती. दे आर जस्ट ट्रीटेड एज अ पेट एंड दे हैव टू बी like a pet. They have to behave like a pet. They have to turn themselves into an object that can be compared with the pets. In the following lines, the speaker describes how the object is gradually decked up so that it becomes appearance wise perfect. फिर वो कैसे अपने आप को, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने आप को कैसे बेहतर रखता है, बेहतर रखने की कोशिश करता है ताकि वो हमें अपीयरेंस वाइज भी परफेक्ट रहे और बेहतर लगे, मतलब प्लीजिंग हो वो सबके लिए. बस अपने बारे में कुछ बातें नहीं करनी है उसे. इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पोएम देयर इज अ सडन चेंज एंड द पर्दा क्लैड वुमेन एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ रिजरेक्शन एंड राइज एंड द ऑब्जेक्ट राइजेस इनटू अ फियर्स एनिमल ऑफ रात. क्या होता है कि जब एंडिंग लाइन, पहले तो वो अपने आप को एक पेट की तरह कहती है, केज में बंधी हुई चिड़िया की तरह कहती है. अभी आपको मैं पढ़ाती हूँ आगे तो आपको समझ में आएगा वो लाइन बाय लाइन. लेकिन बाद में वो ऐसा लगता है जैसे उसका रिजरेक्शन हुआ हो, वो पुनर्जन्म हुआ उसका, वो एकदम से उड़ जाती है, उठ कर के शेर में कन्वर्ट हो जाती है, अपने आप को एक लाइनेस की तरह समझती है, एक शेरनी बन जाती है और वो एक ऐसा एनिमल बन जाती है जो कि अब खूंखार है. तो वो अपने आप की जब वैल्यू समझती है लेडी, तो फिर वो अपने इस टर्न में आ जाती है. The title of the poem is reflected just like the mirror with which Plath compares herself with, thus exemplifying the self-reflexive nature of postmodern poetry. वो
मतलब अपने आप को लास्ट में बस मिरर की तरह इसीलिए कंपेयर कर रही है क्योंकि मिरर का मतलब तो एक ये भी है कि आप अगर किसी को उसकी जैसी इमेज दिखाएंगे जो वो देखना चाहता है तो वो खुश रहेगा। अगर आप ऑड वन बनेंगे, अगर आप अलग रहेंगे तो समाज आपको पसंद नहीं करेगा। आपको पता है लेडीज़ का क्या है, अगर वो हाँ में हाँ मिलाने वाली हैं, सर झुका के सारी बातें सुनने वाली हैं, समझने वाली हैं और आपकी जैसी करने वाली हैं तो आप वो फेवरेट लेडीज़ हैं, वो अच्छी लेडीज़। अगर वो हाँ नहीं मिलाएंगी, वो बात नहीं मानेंगी तो वो गलत हैं, फिर उन्हें बुरा कहा जाएगा। दस एग्जाम्पलीफाइंग द सेल्फ रिफ्लेक्सिव नेचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पोइट्री। फिर यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने न्यूमरस वर्ड यूज़ किया जैसे कि लिटिल, नेट्स, हाइड, सिल्क स्क्रीन्स, वेल, कर्टन, शीट एक्सेट्रा। किसको रिफ्लेक्ट करने के लिए? द थीम, द वर्ड लाइक जेड पॉलिशेस मिरर। और इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपनी बात को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सही से बताने के लिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ करे जिनका अलग ही अलग मीनिंग है। अच्छा, फिर क्या है, इन्होंने when used in the sense of a device to be used for making up as it is used here, doll etc. tell about using associative connections, the tale of patriarchal dominations by the tools of objectification and stereotypes। यहाँ पे इन्होंने स्टीरियोटाइप्स को और पैट्रियार्की सोसाइटी को, बाइब्लिकल रेफरेंसेस को, सबको बताते हुए यही बताया है कि कैसे हमारी सोच पे रूल हो रहा है, कैसे हमारी सोच पे हमला है। हमें कहा जाता है कि हम लेडी जो फीमेल होती है वो पहले ही है बाइबल में कि एडम के पसली से या रिब से पैदा हुई है। तो जब सीधे सीधे रिप्रोडक्शन सिस्टम को ही डिनाई कर दिया लेडी के बर्थ के लिए, तो फिर हम उससे क्या उम्मीद करें कि वो समाज हमें बेटर हक देगा। तो वो यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स के बारे में बात करती है। द नेम ऑफ द केज एनिमल्स ऑल्सो ब्रिंग्स इनटू द रिलीफ द चेंजिंग एंड केजिंग, द चेनिंग एंड केजिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ वुमेन। जो हम औरतों की स्पिरिट को बांध के रखते हैं उसको उन्होंने केजिंग एनिमल्स से डिस्क्राइब करते हुए, नाम लेते हुए कहा है। उनको आप ऐसे रेफरेंसेस और सिम्बॉलिज्म में ले सकते हैं। द ओरिएंटल एटमॉस्फेयर इज़ वेल बिल्ड विद वर्ड्स लाइक। ओरिएंटल जो है, हमने आपको बताया कि जो ईस्ट का कंट्री है, जो हम लोग हैं, जो थर्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो पर्दे का कंसेप्ट है और हम लोग बहुत ही अवेयर हैं पर्दे का मतलब से। तो लेकिन जो लोग नहीं अवेयर हैं, जैसे कि हमारा वेस्ट, वो अवेयर नहीं है, लेकिन वो भी कोई बेटर जीवन नहीं जी रहे। वो लास्ट में उनका यही कहना है कि हम ओरिएंटल लोग तो ये जानते हैं पर्दा क्या होता है, पर्दा क्या है, क्रॉस लेग क्या है, टेंडेंट्स क्या है, शैंडलियर क्या है, क्रिस्टल्स के क्रिस्टल बॉल्स क्या है। लेकिन जो वेस्ट है वो भी कोई बेटर नहीं है। वो वहाँ की औरतें वो जीती हैं, उनकी सोच में वो जीती हैं। In fact, the system of parda itself is a very oriental concept. However, the concept might be alien to the Western culture, but the outcome seldom was. तो जो आउटकम है ना वो वही है, हमारा भी, उनका भी वही है, हमारा भी वही। वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी की मारी हुई है और हमारा ओरिएंट भी मारा हुआ है, लेकिन हम फ़र्क नहीं है। लेकिन बस ये है कि उन्हें ये सिस्टम पर्दा नहीं करना पड़ता। द पोएम टीम्स with highly relevant and meaningful allusions. The biblical allusions have been used highly skillful by the poetess. The allusion of the Adam suggests the presence of yet another patriarchal dominating marker. तो मैंने अभी आपको बताया कि उनका बाइब्लिकल में क्या है कि एडम और ईव जो हैं वो एडम की रिब से पैदा हुई हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रिवर्स कर देते हैं आप रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़्म को, कि जब आप कहते हैं कि रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं लोग, तो फिर ये ईव कैसे पैदा हुई हैं, और जब पैदा हुई तो इट मीन्स अगर हम किसी के रिब से बना रहे हैं किसी को, तो वो ऑब्वियसली उससे कमज़ोर हुआ। टॉकिंग अबाउट एल्यूजन्स, द क्लॉक ऑफ होर्स रिफर्स टू द मर्डर ऑफ एनागमेमनम बाय क्लिटेमनेस्ट्रा. Allusions will include the mockery of the toiletry scene of Belinda in Rape of the Lock. अच्छा, टॉयलेटरी सीन ऑफ वेरेंडा के भी बारे में बात होती है, वहाँ पे उसकी थोड़ी सी मॉकरी होती है। टॉकिंग अबाउट ये हो गया आपका। तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैंजा वाइज बताती हूँ कि स्टैंजा वाइज क्या है इसका। ओके, स्टैंजा, I will recite the line like Parda by Sylvia Plath. Jade, stone of the side, the antagonize. Side of green Adam, I smiled, crossed leg enigmatical. Shifting my clarity, so valuable, how the sun polished this shoulder. And should the moon, my indefatigable cousin, rise with her cancerous pallor, dragging tree, little bushy props,
लिटिल नेट्स माई विजिबिलिटीज़ हाइड आई ग्लीम लाइक अ मिरर। यहाँ पर वो कहती हैं कि एक लेडी है, जो स्पीकर है वो एक लेडी है, वो एक स्टोन पर बैठी है, बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन पर बैठी है और एक एनिग्मा में है, एक सोच में है। उसको ये पहेली समझ में नहीं आती कि उसको क्रॉस लेग बैठी, उसे ये पहेली समझ में नहीं आ रही कि कैसे कहा जाता है कि वो एडम की रिब से पैदा हुई है। इस तरह से कहने से तो आपने पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन मैकेनिज़्म ही को चेंज कर दिया। वो ये कहती है कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। एनिग्मा मतलब होता है, एनिग्मेटिकल मतलब यहाँ एनिग्मा वर्ड से लेकर जो पहेली होती है। शिफ्टिंग माई क्लैरिटी सो वैल्यूबल हाउ द सन पॉलिश दिस शोल्डर। कहती है इसे सोचते सोचते मुझे इतना ज़्यादा देर हो गई कि मेरे कंधे जो है ना वो इस धूप की ताप से तपने लगे, चमकने लगे। एंड शुड द मून माई indefatigable cousin rise with her cancerous pallor dagging tree little bushy poppy। और जब लूनर मतलब जब मून निकलता है तो उसकी लाइट्स भी उनको वैसे ही फील कराती है, कंफ्यूज फील कराती है। राइज विथ हर, फिर यहाँ पे वो कहती है लिटिल नेट्स माई विजिबिलिटी हाइड्स आई ग्लीम लाइक अ मिरर। और ये जो मैं हूँ ना, ये जो मेरे पर्दा है ना, ये मुझे मेरी विजिबिलिटी को हाइड तो करता है मगर मुझे ऐसा बना देता है जैसे कि मैं एक मिरर हूँ। मिरर मतलब जैसे कि मुझ में जो अपनी छवि देखेगा वो उसे वैसे ही पाएगा जैसे कि वो चाहता है। मतलब मैं एक येस मैन, येस वुमेन बन गई हूँ। मैं येस बोलने वाली होगी, मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है। जो मेरे सामने खड़े होगा उसका वही पहचान मैं उसे दिखाती हूँ। ठीक है। फिर वो कहती है एट दिस फेसेट द ब्राइड ग्रूम अराइज लॉर्ड ऑफ द मिरर्स इट इज़ हिमसेल्फ द गाइड्स। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को एक दूल्हा कहती है, एक ब्राइड ग्रूम कहती है और कहती है लॉर्ड ऑफ द मिरर्स मतलब वो मेरा मालिक है। मैं मिरर हूँ और वो मेरा मालिक है। आई ग्लीम लाइक अ मिरर, नहीं, फिर वो कहती है इन हिज हिमसेल्फ द गिल्ड्स। वो कहती है कि और मैं उसी के लिए चमकती हूँ, मैं उसी के लिए जीती हूँ। इन अमंग दीज सिल्क स्क्रीन्स दीज रस्लिंग अप्रोचेस आई ब्रीथ एंड द माउथ। तो कहती है ये जो सिल्क है ना, ये जो स्क्रीन है, ये सिल्क है, जितना भी मेरे पास एसेसरीज़ हैं इसमें सिर्फ मैं सांस लेती हूँ। वेल स्टाइज इट कर्टन्स माई आइज़ माई वेल इज़। और वेल तो मेरे अगल बगल लपेटा हुआ है, मेरी आंखें सिर्फ दिखती हैं। आई कंसनट्रेट ऑफ रेनबोज आई एम हिज इवन इन हिज एब्सेंस। कहती है कि मैं बस अब रेनबो को देख सकती हूँ और मैं जब वो नहीं भी होता है तब भी मैं उसी के बारे में सोच पाती हूँ, बस उसी के लिए होती हूँ, उसी के लिए कुछ कर रही होती है। आई एम हिज इवन इन हिज एब्सेंस। आई रिवॉल्व इन माई शीट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। और मैं उसी में लिपटी रहती हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को ओढ़े रहती हूँ, उसी की चादर में सिमटी रहती हूँ, अपना कुछ नहीं है मेरे पास। फिर वो कहती है प्राइसलेस एंड क्वाइट अमंग दीज पैराकिड्स मकाउज और चैटरर्स। और फिर वो कहती है कि जैसे ये है ना वैल्यूबल, बस इतनी ही वैल्यूएबल जितनी के वैल्यूबल हैं ये चिड़ियों के नाम लेती है, मकाओ, चैटर्स, जो कि अटेंडेंट ऑफ द आई लैश आई शैल अनक्लोज वन फेदर लाइक द पिकॉक। और वो कहती है कि बस मैं इन्हीं केज्ड चिड़ियों की तरह ही मेरी अस्तित्व है, मैं इन्हीं की तरह हूँ, बिना गाए बिना रहे, पेट हूँ। जब मेरा पति आ जाता है तो मैं पेट ही बन जाती हूँ। शैटरिंग द शैंडलियर्स ऑफ एयर दैट ऑल डे फ्लाइज। और मैं एक बिल्कुल लैम्प बन जाती हूँ लाइट का, बस हिलती डुलती उसी की याद में, उसी की परछाई में, उसी की राह में रहती हूँ और मेरी अपनी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। फिर वो कहती है इट्स क्रिस्टल अ मिलियन इग्नोरेंट्स अटेंडेंट्स, इट्स क्रिस्टल्स अ मिलियन इग्नोरेंट्स अटेंडेंट्स एंड एट दिस न्यू स्टेप आई शैल अनलूज। और कहती है अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अनलूज़ करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, अपने आप को खोलना चाहिए, उड़ना चाहिए। आई शैल अनलूज फ्रॉम द स्मॉल ज्वेल्ड डॉल ही गाज लाइक अ हार्ट। मैं उस इमेज से बाहर निकल पाऊँ, जो गुड़िया जैसी इमेज उसने मेरी बना रखी है ना, जो मैं गुड़िया बन के रह गई हूँ उसके घर की, उस इमेज से मुझे अब बाहर निकलना चाहिए। और अब इस टाइम उनका एक रिजरेक्शन का टाइम है। लास्ट लाइन्स में वो अपने रिजरेक्शन की बात करती है, जैसे वो जाग रही हों अपनी नींद से और कहती हैं कि मुझे डॉल जो है ना, जो बना के रखा है ना दिल के कोने में डॉल बना के, वैसे नहीं बनना है मुझे। द लाइन इज़ द श्रीक इन द बाथ द क्लॉक ऑफ होर्स। मुझे एक लॉयन की तरह बाहर आने दो, मुझे एक शेरनी की तरह बाहर आने दो मुझे। मैं जो ना, जितनी मेरी एक अजीब सी फ्रेजाइल सी इमेज बनाई हुई है, डॉल की इमेज बनाई है, उससे बाहर निकलने दो मुझे। और वो बाहर निकलने की बात करती हैं, वो एक तरह से रिबेलियस मूड हो जाता है उनका और वो इसको कहती हैं। तो फिर ये आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है,
इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, ये क्या है? तो इसको पहले जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्टैंजा वाइज ये कैसी थी। तो आपने ये देखा होगा कि जब मैंने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा तो आपने देखा कि एक औरत जो होती है वो बैठी है कंटेम्पलेटिंग ऑन द लाइफ एंड इट्स वैल्यू, वो सोच रही होती है अपनी लाइफ और वैल्यू के बारे में। शी स्पेंड सो मच टाइम अंडर द सन दैट हर शोल्डर्स हैज स्टार्टेड टू बर्न, उसका कंधा भी जलने लगता है। और फिर आपने देखा कि कैसे वो अब 7th 8th लाइन में अपने हस्बैंड के आने की बात कर रही, फिर उसने एडम की बात की, फिर वो अपने हस्बैंड के आने की बात कर रही जिसमें वो कह रही कि जब वो आते हैं उनके ही हाउस होल्ड में मैं लगी रहती हूँ, और जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मेरे मतलब हस्बैंड के आने के बाद अब बस अब सांस की आवाज़ ही आती है, साइज ऑफ रिलैक्सेशन नहीं है मेरे पास कुछ, बस अब सांस के आते। इट मीन्स व्हेन देर इज़ नो कमेंट फ्रॉम हर, और जब वो कहते नहीं है ना कि कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी ख़राब है, तब जाकर के उसको चैन की सांस आती है कि चलो मैंने सब सही कर दिया। इन स्टैंजा मतलब कितना चेकिंग होती है उसकी, कितना ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ है। इन स्टैंजा 10, 11 एंड 12 द वुमेन सेल्फ परसेप्शन कैन बी सीन व्हेन शी मेंशंस अ वैल्यू एज अ मेयर प्रॉपर्टी टू हर हस्बैंड क्वाइट एंड प्राइसलेस। समझ गए आप? फिर बाय द एंड ऑफ द पोएम एज अ सॉर्ट ऑफ रिजरेक्शन फॉर पर्दा क्लैड वुमेन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पोरक्लेन डॉल टू एन एनिमल ऑफ रॉथ। और लास्ट में हमने देखा कि उसे कैसे अपने आप को डॉल की इमेज से बाहर निकालने की बात कहती है, और कहती है कि मैं डॉल नहीं हूँ किसी की, मैं एक लाइनेस हूँ। और फिर आपने देखा कि अगर आप बीच में देखेंगे कि इसकी लैंग्वेज और इमेजरी क्या है, तो 11th 12th में आपने देखा कि वो इमेजरी में बर्ड का यूज़ कर रही है, और एक तरह से कह रही है पैराडॉक्स, ये जो बर्ड्स हैं ये गाने वाली बर्ड्स हैं मगर ये पैराडॉक्स की तरह यूज़ हो रही। द ऑडियंस नोट्स दैट दिस कंट्रास्ट इज ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एन इमेज दैट शोज केज बर्ड हु आर अनेबल टू सिंग जस्ट एज वुमेन आर अनेबल टू स्पीक देयर माइंड। In the 18th stanza, the poem relates a woman with being a doll that is kept under cover. This is a mental picture of ownership and power over women since they are treated as objects that are owned and not अलाउड टू एक्सपीरियंस लाइफ फॉर देमसेल्फ। हमें आज़ादी नहीं होती लेडीज़ को या फीमेल को कि वो अपने लिए लाइफ एक्सपीरियंस कर सके, उससे उसी बंधे हुए रूल्स में रहना पड़ता है। स्टीरियोटाइप्स की बात कर रही हैं। इसने स्टैंजा 8 और 9 में क्या देखा आपने कि आपने देखा कि सबमिसिवनेस ऑफ वुमेन दिखाया, उसने पोर्ट्रे किया, इस हद तक दिखाया कि जो वेल बांधा गया ना उसमें भी हमारी ग़ुलामी है। एज द ऑडियंस वी आर एबल टू सेंस द पैट्रियार्कल डोमिनेंस इन द सोसाइटी एंड द ऑब्जेक्टिफाइंग ऑफ द वुमेन। वुमेन उनके लिए एक ऑब्जेक्ट बन के रह गई है। तो आपने देखा कि इसका कंक्लूजन ये है कि द पोएम पर्दा बाय सिल्विया प्लाथ इज कैरेक्टराइज फॉर पॉपुलिंग द जॉनरा ऑफ फेमिनिज्म इन लिटरेरी वर्ल्ड। A lot can be known from the author about her views and perception towards certain topics regarding equality. Just like most of her own other work, there is a confessional piece possibly based on Sylvia's personal experience with sexism. तो आपने देखा कि सिल्विया प्लाथ ने कैसे फील किया इस चीज़ को कि पेट्रियार्कल सोसाइटी कितना डोमिनेटिव है, और वो लेडीज़ को और एक ऑब्जेक्ट बता करके ही, वेल पहना करके ही कितना ज़्यादा एक मेंटली प्रेशराइज़ करती है, और औरत ये मानने लग जाती है कि शी इज़ एन ऑब्जेक्ट, और वो उसे वैसे बिहेव करना चाहिए। उसके जब हस्बैंड की एब्सेंस होती है तो भी वो यही फील कर रहे थे कि हस्बैंड इज़ हियर। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड।